हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपने क्लासेस में। हम लोग ने बोला था कि वो लास्ट टॉपिक था, लेकिन मुझे याद आ गया कि मैं आपको क्योंकि शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रही हूँ तो कुछ शॉर्ट ट्रिक जब मैंने आपको पढ़ाया ही है तो कुछ उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा और इस टॉपिक को यहाँ पे डिटेल में कर लेती हूँ। तो हम लोग जो अबाउ रूल नियम को पढ़ रहे थे, हमने अबाउ नियम पढ़ा था और चैप्टर हमारा चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि मेरा मानना है ना कि चैप्टर आप एक बार पढ़ो लेकिन वो आपका हमेशा के लिए हो जाए, समझ रहे हो, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं हर टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ, जब तक नहीं फीलिंग आए कि समझ में आ गया मेरे बच्चों को तब तक। ठीक है, चलो। तो हमने अबाउ नियम पढ़ा। अब अबाउ नियम में मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में बढ़ते हैं, है ना, बढ़ते हुए कम से ज़्यादा की ओर ऐसे बढ़ते थे हम। देखिए यहाँ लिखते 1s 2s 2p, इस तरह से, है ना, लिखते जाते थे हम लोग। जो हमने इधर बनाया था सांप सीढ़ी, आपको याद होगा। तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे n+l रूल। क्या पढ़ेंगे? n+l रूल। ठीक, अबाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को जब किसी ऑर्बिटल्स में भरते हैं तो वो कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर जाते हैं। ठीक, अब उसकी ऊर्जा हम कैसे निकालते हैं? तो उसकी ऊर्जा हम निकालते हैं n+l रूल से। किससे निकालते हैं? n+l रूल से। ठीक है, उसी n+ रूल के आधार पर अबाउ ने वो सीक्वेंस बनाया था जहाँ पे था 1 है, जो हम लोग ऐसे लिखते थे। देखिए यहाँ लिख लेते हैं SSP है ना, DPS, यानी 1 2 3 4 5, ये पीछे आप पढ़ चुके हो, 2 3 4, और ये आपका 3। समझ रहे हो? ये जो ऊर्जा स्तर का डायग्राम, ये जो ऊर्जा स्तर था जो उन्होंने बताया, अबाउ जी ने ये बताया था हमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में इस तरह से भरेंगे। लेकिन ये उन्होंने कैसे पता लगाया? अपने आप तो नहीं, जैसे हमें तो छोटे बड़े और से बड़े पता है, लेकिन उन्हें कैसे पता लगा कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी इससे कम है, इसकी इससे भी कम है, इसकी इससे भी कम है और सबसे कम इसकी है? कैसे पता लगाया अबाउ ने? ये सीक्वेंस कैसे बना लिया? समझ रहे हो आप? तो ये सीक्वेंस जो अबाउ जी ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर आते हैं, ये ऊर्जा स्तर, ये ऊर्जा उन्होंने किस रूल से निकाली? n+l रूल से। इस n+ रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक, तो अब हम आपको n+l रूल लगाना बता रहे हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं n+l रूल की तरफ। ये हमने लिख लिया। देखिए मान लीजिए हमें इसमें n+l निकालना है। देखिए पहली बात, दो चीज़ें याद रखिए। n का मतलब क्या होता है? आप पीछे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ चुके हो, यानी मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ चुके हो ना। मुख्य क्वांटम संख्या पीछे आप पढ़ चुके हो, जब हम लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़े थे। n क्या होता था? मुख्य क्वांटम नंबर। और l क्या होता था? एजीमुथल, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक, तो ये दोनों का जोड़ है। n होता था मुख्य क्वांटम संख्या। क्या होता था? मुख्य क्वांटम संख्या n होता था। l क्या होता था? द्विगंशी। इन दोनों का जोड़ n+l क्या बताएगा आपको? ऊर्जा स्तर बताएगा, एनर्जी लेवल, किसकी एनर्जी कम, किसकी एनर्जी ज़्यादा। तो लगाएं हम लोग n+l रूल। देखिए हम लोग यहाँ लगाते हैं n+l रूल। निकालने के लिए हमने बताया था, आपने पढ़ा था, अगर SPDF, अगर ऑर्बिटल्स SPDF हैं तो l का मान इस प्रकार होगा ऑर्बिटल्स के लिए। ऑर्बिटल्स S के लिए l का मान 0, P के लिए l का मान 1, D के लिए l का मान 2 और F के लिए l का मान 3 होगा। ये आपने जब क्वांटम नंबर निकाले थे पीछे तब देखा था। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, वो हमने वहाँ लिख लिया। n का मान क्या होता है? जो आगे लिखा होता है। सपोज हम 1s में लगा रहे हैं इसमें। ठीक, 1s में हमने लगाया तो देखो ये जो आगे लिखा ये l है, यानी कि इसमें n बराबर कितना है? 1। s बराबर देखो क्या है? l, अगर s ऑर्बिटल है तो l का मान क्या होगा? 0, तो हमने 0 लिख दिया। अब देखो 1 + 0 = क्या आ गया? = आ गया 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमने निकाला l+1 का मान, हमने निकाला 2s के लिए। जो आगे लिखा होता है n बराबर यहाँ पे 2 है। l बराबर क्या है? देखो s के लिए l का मान क्या है? 0। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 0। तो 2 + 0 = कितना आ गया? 2। देखो बढ़ रही है एनर्जी, बढ़ रही है। l बराबर यहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ 2, यानी एनर्जी आगे की ओर बढ़ रही है। तभी तो इलेक्ट्रॉन उन्होंने बताया कि बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में कम से अधिक की ओर। ठीक, अभी 2p निकालते हैं। देखो यहाँ पे n+l किसके लिए निकालना है? 2p के लिए। n का मान जो आगे लिखा होता है कितना है?
n बराबर है यहाँ 2, ठीक। और l बराबर क्या है, देखो l का मान p के लिए क्या होगा 1, तो देखो 2 + 1 = 3, कितनी वैल्यू आ गई 3। ये था हमारा n+l रूल, ठीक, समझ में आ गया। अब n+l रूल की 2 कंडीशन है, देखिए कैसे। चलिए अब हम आगे का यही निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा 3 और ये हमारा क्या है 0, कितना आ गया 3। समझ में आया, नहीं समझ में आया, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए n+l रूल अब की बार हम निकालेंगे, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। n+l रूल की ज़रूरत अब की बार हम निकालते हैं। एक बार 2p के लिए निकालते हैं और एक बार 3s के लिए निकालते हैं, ठीक। 2p के लिए निकालेंगे तो ये 0 हो गया, 1p की वैल्यू आ गई 1, तो ये 3 हो गया। यहाँ पे भी 3 हो गया क्योंकि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, s की वैल्यू 0 होती है, तो कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। अब भाई फंस गए, यहाँ क्या आ गए हम, इसको हटाओ यहाँ से। ये देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, देखा n+l रूल की क्या पढ़ रहे हैं हम, कंडीशन। कितने तरह की कंडीशन होती हैं, 2 कंडीशन होती हैं, ठीक। वही पहली तो वही कंडीशन है जो हमने आपको बता दी, क्या पहली कंडीशन है, यहाँ लिख देते हैं कंडीशन। पहली कंडीशन है कि n+l का मान कम है तो ऊर्जा भी कम होगी तथा इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। समझ आ गया। पहली कंडीशन तो भाई जो आपको हम बहुत पहले से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या तो भाई n+l रूल हमने पढ़ लिया, इस तरह से n+l रूल लगाया जाता है। अब 2 कंडीशन, पहली कंडीशन है कि n+l का मान कम है अगर, जैसे कि हमने ये निकाल लिया, ये n+l का मान यहाँ पे आया 1, यहाँ n+l का मान आया 1, यहाँ n+l का मान आया 2, यहाँ n+1 का मान आया 3। तो ये रूल जो है ये कह रहा है कि जहाँ n+l का मान कम है तो उसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। क्लियर हो गया पहला नियम, पहली कंडीशन क्लियर, ठीक। अभी देखो दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है यदि, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यदि n+l का मान समान है, क्या यदि n+l का मान समान है, देखो जैसे यहाँ पे 2p का n+l निकालने पे कितना आया 3, यहाँ 3 से कितनी वैल्यू आई 3। अभी तो क्या करें, अब कैसे पता लगाएं भाई किस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है ना, दोनों की 3 है, तो क्या करेंगे, तो हम n को देखेंगे, n का मान जहाँ कम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, ठीक। यहाँ की n की वैल्यू कितनी है 2 है ना, देखो n+l, यहाँ पे 2p में n की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, तो कहाँ कम है यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, इसमें जाएगा। देखो 2p पहले है 3s बाद में है। क्लियर हो गया। तो क्या लिखेंगे, n+l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन n के मान पर निर्भर करेगा। n का मान कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। क्लियर, समझ में आ गया दोनों। ये था हमारा n+l नियम के अनुसार। n+l नियम हमने लगाना सीख लिया। ये ऊर्जा स्तर को बताता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किसकी ज़्यादा है, ठीक। तो पहली कंडीशन, अगर n+l का मान कम है तो ऊर्जा भी कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। दूसरी कंडीशन, यदि n+l का मान समान है, जैसे कि आप देख रहे हो इसकी भी वैल्यू 3 आ रही है, इसमें भी वैल्यू 3 आ रही है, तो अगर ऐसा है तो किस पर डिपेंड करेगा, n पे निर्भर करेगा। जहाँ n का मान कम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो जहाँ पे यहाँ देख दोनों में 3 है, तो जिस उपकक्ष में जहाँ 2p और 3s लिखा है, जिस उपकक्ष में n की संख्या कम होगी, n बराबर यहाँ 2 है, यहाँ n बराबर 3 है, जहाँ कम होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक, क्लियर आ गया। अब हम पढ़े एक्सेप्शनल केस के बारे में, यानी अपवाद के बारे में। हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ गया, अब हम पढ़ेंगे अपवाद। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं अपवाद की। याद रखिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आया है, यानी 12th में या 11th में, तो अपवाद ज़रूर देता है टीचर।
ठीक। और ये अपवाद में भी एक हो गया हमारा क्रोमियम और एक हो गया हमारा कॉपर, ठीक। क्रोमियम होता है हमारा 24 और कॉपर होता है हमारा 29। ये ज़रूर पूछा जाता है, ठीक। तो क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, अपवाद है। तो हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे और इसके साथ भी हम सीखेंगे कि ये अपवाद क्यों है, यानी क्या रीज़न है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट काम करता है जो ये अपवाद या अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों कहते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21। देखो S S P S P S D, ठीक। फिर निकालेंगे टाइटेनियम 22 का, फिर निकालेंगे वैनेडियम 23 का और फिर निकालेंगे क्रोमियम 24 का, ठीक। तो S S P S P S D ये हम लिख ले रहे हैं। सब में आपको पता है कि ये हमारा जो है ये हमने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद कर लिया था। SSP पुलिस, SPS आपकी जो प्रीति मैम है, श्री प्रीति शर्मा मैम, और ये D, ठीक है। तो क्या करना था, हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। आपको पता है पहले S को नंबर 1 से देना है, पहले P को नंबर 2 से देना है, पहले D को नंबर 3 देना है, पहले F को नंबर 4 देना है, नंबर बरू। इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, ये 3 हो गया, ये 4 आ गया, ठीक। कॉमा लगाना है, सबके बीच में कॉमा लगाइए, ठीक। ये लो, चलो अभी क्या करना है, P के आगे आओ। पहले P को नंबर क्या देना है, 2, तो 2 देना है, 2 देना है। यही काम सबको कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। सबको पहले P को 2 से नंबर देना है, तो पहला P यहाँ आया, ये हमारा हो गया 2, हमारा हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3। पहले D को नंबर 3 देना है, तो नंबर 3 3 और 3, सबके बीच में कॉमा लगा दो, ठीक है। कर दिया सब में काम। अभी इलेक्ट्रॉन फिल करना है, इसमें 21 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। आपको पता है कि S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसमें जो है 6 होते हैं, इसमें 10 होते हैं, इसमें 14 होते हैं। चलो इलेक्ट्रॉन फिल कर लो। इसमें 2 भरे जाएंगे, इसमें 2, 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 इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, 2 6 2 2 6 2 2 6 2, देखो 2 2 6। अभी काउंट कर लेते हैं, देखो 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, 20। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं अभी, एक, क्योंकि 21 भरने थे तो वो हमारा यहाँ आ गया, ठीक। ऐसी सेम वही बराबरी चल रहे थे, 2 2 4 10 12 6 18, 2 20। कितने भरने थे, 22, देख रहा 20 भर गए, 22 भरने थे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ऐसी सेम ये 20 भरे हैं इलेक्ट्रॉन, देखो। और भी कितने भरने हैं, 3, तो ये यहाँ आ गए। ऐसे ही 2 2 4 6 4 10, 2 12, 2 14, 6 20, और कितने बचे, 24 भरने थे, 4 यहाँ आ गए, ठीक। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, समझ रहे हो। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपका गलत है। ये सही है नो डाउट, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रोमियम और कॉपर। चलो 24 निकाल लेते हैं हम लोग, कॉपर निकाल लेते हैं 29। चलो S S P S P S D। चलो इलेक्ट्रॉन वो नंबरिंग दो, 2 3 4, 2 3 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, 2 2 6, 10 हो गए, 2 2 6 2, 20 हो गए। देखो कितने बनने, 29, 9, यहाँ 9 आ गया, ठीक है। लेकिन ये भी गलत है, ठीक। अभी कह रहे हो कि गलत है तो पढ़ा क्यों रही हैं, आप सही पढ़ाते हैं, ठीक। गलत है क्योंकि यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट काम करते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो हमारा काम करता है वो देखिए यहाँ लिख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट जो हमारा काम करता है वो होता है अर्धभरित और पूर्णभरित। इंग्लिश में बोलेंगे हाफ फिल्ड, हाफ का मतलब आधा, फिल्ड का मतलब भरा होना, ठीक। और दूसरा फुल फिल्ड। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो होता है ये स्टेबल माने जाते हैं। स्टेबल क्या कहा जाता है, कहा जाता है और ऐसा मानना है कि हाफ फिल ऑर्बिटल और फुल फिल ऑर्बिटल यानी आधे भरे हुए ऑर्बिटल। अब देखो आधे भरे हुए ऑर्बिटल कैसे होते हैं, देखो जैसे कि मान लीजिए S है, S के पास एक उपकोष होता है ना,
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 2। अब एक इलेक्ट्रॉन भर दिया तो उसको आधी भरा तो कहेंगे। ऐसी बात करें पी की, पी में 3 होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकते हैं, 1 2 3, तो आधे 3 इलेक्ट्रॉन भरे, ये आधे ही तो भरे हैं, है ना। तो ये इसे कहते हैं हाफ फील्ड। तो क्या बोला जाता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल माने जाते हैं। चलिए बात करते हैं वो क्रोमियम की। ठीक, चलिए क्रोमियम पे आते हैं। ये है हमारा 4s। ये क्या हो गया भाई, गड़बड़ बता भी नहीं रहे आप लोग। चलो 6 आते 2 आते हैं। देखो s की बात करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 1s2 है। और ये क्या है हमारा d के पास कितने ऑर्बिटल, कितने उपकोष होते हैं, 5 उपकोष हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन बने, 1 2 3 4। ये क्योंकि ये लिखा है, ये है हमारा 4s2 और ये हमारा है 3d4। ठीक, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल को स्टेबल माना जाता है। ये अपने स्टेबिलिटी को गेन करते हैं जब ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसको जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे बोलते हैं क्या, विनिमय ऊर्जा। विनिमय ऊर्जा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी। ऐसा माना जाता है कि जो समान स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो है ये यहाँ पे जा सकता है, ठीक, ये वाला जो है वो यहाँ जा सकता है, ये वाला है जो यहाँ जा सकता है, क्योंकि सेम स्पिन के है ना, इनके सेम एनर्जी है। हाँ, तो ये जो क्या होता है कि जो सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपनी एनर्जी को ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये वाला यहाँ उठ के आ सकता है, ये वाला यहाँ उठ के आ सकता है, ये वाला यहाँ उठ के आ सकता है। ठीक, तो कितने एक्सचेंज हो गए, देखो 3 एक्सचेंज हो गए। 3 एक्सचेंज और 1 इलेक्ट्रॉन। क्या माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि समान स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने से सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है और ऐसा करने से एक तरह की एनर्जी उत्सर्जित होती है जिसे हम एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। ठीक, क्या समझे आप, समझे कि जो समान स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपनी पोजीशन आपस में एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने से सिस्टम की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और करने से एक एनर्जी, ऐसा जब ये करते हैं तो एक एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, एक एनर्जी निकालते हैं। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। ठीक, तो ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है कि कितनी ज़्यादा ये एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक, चलो दूसरा बना के देखते हैं। इसी तरह से देखिए कि ये वाला यहाँ कूद के भाग गया और ये वाला यहाँ कूद गया, तो 2 पॉसिबिलिटी है ना। इसकी तो पॉसिबिलिटी दिखा दी कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 एक्सचेंज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन 3 बार एक्सचेंज कर सकता है। यहाँ पे देखो दूसरे वाले नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन है कितनी बार एक्सचेंज कर सकता है, 2 बार। तो लिखेंगे 2 एक्सचेंज फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 एक्सचेंज कर दिए इसने। ठीक है, अभी देखो तीसरा वाला, ये वाला देखते हैं। ठीक, अभी एक पॉसिबिलिटी और है, क्या, ये वाली पॉसिबिलिटी है जो ये वाले इलेक्ट्रॉन की। देखिए इसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं। देखिए दिख रहा है आपको, 1 2 3 4। अभी देखो ये वाला गया ना, अभी ये तीसरे नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो यहाँ जा सकता है ना। तो क्या लिखा है, क्या 1 एक्सचेंज फॉर 1 एक्सचेंज फॉर 3 इलेक्ट्रॉन। एक बार एक्सचेंज कर पाएगा, कौन सा, तीसरे वाला जो नंबर का इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ एक बार एक्सचेंज कर पाएगा। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एक्सचेंज एनर्जी इज इक्वल टू 3 2 1। तो 3 2 1 बराबर कितना हो गया, देखो 6। कब 6 कब आया, जब ये कैसा था, इस तरह से लिखा था। ठीक, अभी देखते हैं। अब देखते हैं, मैंने बोला था कि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, सही क्या है, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये करेक्ट है। क्यों, देखो पहली बात तो देखो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। 25 है, 2 2 4 6 4 10 2 12
6 18 1 19, 19 5 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन मैंने अभी भी भरे हैं, 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भरे थे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, ड्यू टू विनिमय ऊर्जा। अभी देखो मैंने जब यहाँ पे 4:3D4 लिखा तब इसकी एक्सचेंज कितनी बार नंबर ऑफ एक्सचेंज आए, कितने आए? 6। अभी मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनाऊंगी, आप देखना नंबर ऑफ एक्सचेंज कहाँ ज़्यादा आते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल ये रहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, इसका एक्सचेंज देखो ये एक बार यहाँ एक्सचेंज कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है। यानी क्या लिखेंगे? एक्सचेंज कितने एक्सचेंज है? 4 एक्सचेंज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी बनाए, देखो इधर बनाते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी। देखो 1 2 3 4 5। अभी ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बनाई थी। ठीक, दूसरे के लिए बनाते हैं। देखो 1 2 3, तो कितना हो गया? 3 एक्सचेंज फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे इलेक्ट्रॉन कितने एक बार एक्सचेंज कर सकता था? 3 बार। ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन फिर बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2, कितना हुआ? देखो 2 एक्सचेंज फॉर 3 इलेक्ट्रॉन। तीसरे नंबर इलेक्ट्रॉन ने कितना एक्सचेंज किया? 2। ठीक, चलो 1 2 3 4 5, देखो यहाँ तक हो गया। तो देखो 1, ठीक, ये सिर्फ एक बार एक्सचेंज कर पाएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे? 1 एक्सचेंज फॉर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्लियर। मैंने बोला था कि हाफ फिल ऑर्बिटल और फुल फिल ऑर्बिटल जो होते हैं स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी के कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहे हैं। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती थी कि जब इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के होते हैं तो वो आपस में अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है और एक तरह की एक्सचेंज करने से एक तरह की एनर्जी निकलती है, इसे बोलते हैं हम, एक तरह की एनर्जी का उत्सर्जन होता है, इसे बोलते हैं हम एक्सचेंज एनर्जी, विनिमय ऊर्जा। ठीक, तो अभी मैंने बोला हाफ फिल फुल फिल, तो मैंने ये देखो ये मेरा 3D4 था। यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। डी ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। और हाफ फील्ड यानी हमने इसमें 5 भरे, यानी 5 कैसे? हाफ फील्ड, आधे भरे हुए, अर्ध भरित है। ठीक, तो जब अर्ध भरित हुए तो नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी हम निकालना है कि किसकी एनर्जी है, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है। तो देखो जब 3D5 किया तो हमने 5 लिखा। पहले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे एक्सचेंज कर सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो 4 एक्सचेंज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन कितनी बार एक्सचेंज कर सकता है अपनी पोजीशन को? 4 बार। दूसरे वाले की बात करें, इस वाले की, दूसरे इलेक्ट्रॉन की कितनी बार एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी एनर्जी को? 3 बार। दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन 3 बार अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो 2 एक्सचेंज फॉर तीसरे नंबर के इलेक्ट्रॉन कितने बार एक्सचेंज कर सकता है? 2 बार। यहाँ बात करें, ये जो दूसरे नंबर का एक्सचेंज है ये यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, यानी 1 एक्सचेंज फॉर 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग एक्सचेंज एनर्जी को, टोटल एक्सचेंज एनर्जी को ऐड कर लेते हैं जैसे वहाँ किया था। देखिएगा टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी है? देखो कितनी है? 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 किस केस में? हाफ फील्ड में। ठीक, चलो 4 3 7 2 9 और 1 10। देख रहे हो किसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है? इस वाले की, किस वाले की? हाफ फील्ड की। ठीक, तो इसीलिए बोला जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला जो है सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी एक्सचेंज एनर्जी कम होती है और यहाँ एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है। और एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होने से ये स्टेबल को गेन करता है। और ब्रह्मांड में हर चीज़ अपने आप को स्थायित्व, हर इंसान चाहता है कि हम खुश रहें, हमारे पास किसी तरह की कोई कमी ना रहे, और अपना स्थायित्व चाहता है कि हम बने रहें, है ना। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि 3D4 के केस में यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी 6 आती है और 3D5 के केस में एक्सचेंज एनर्जी कितनी आती है? 10 आती है, जो कि इससे कई ज़्यादा है। इसलिए सिस्टम में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जिस्ट नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं माना जाता, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सही होता है।
तो आप उससे जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए तो बहुत ध्यान दीजिएगा हाफ फील्ड, अर्धभरित और पूर्ण भरित वाले कॉन्सेप्ट को, कि हाफ फील्ड वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उपकक्ष होते हैं, ये स्टेबल माने जाते हैं क्योंकि इनकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है। और एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा कैसे होती है, हम नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन के निकाल के उसको ऐड करके दिखा सकते हैं। तो ये रहा आपका, ठीक, समझ में आ गया। और कॉपर देख लेते हैं फटाफट, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9, 2 2 4 6 4 10 2 12 18 20 और 29, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। क्यों? सेम चीज़, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड, आधा भरा हो या पूरा भरा हो। तो भाई ये तो आधा नहीं भरा है और ना पूरा भरा है, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है इसको पूरे भरने की? आधा तो भर ही नहीं सकते। ऐसे तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दें, और फेंक भी दे तो ये लेने के लिए तैयार हो, कहीं तो इलेक्ट्रॉन जाए। ये तो खुद ही भरे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकते। तो कहाँ चले जाए? तो हाँ, इसको हम फुल कर सकते हैं। कैसे? अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, जैसे कि यहाँ 4s2 है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उठा के अगर इनको दे दे कि भाई साहब आप ले लो, तो आपका भला हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 4s1 हो जाएंगे, हम हाफ फील्ड हो जाएंगे, तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। और आप भाई साहब आप फुलफिल हो जाएंगे 3D। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे, है ना, 9 थे। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे तो ये 10 नहीं हो जाएंगे? ये अगर ये 10 हो जाएंगे तो ये पूर्ण भरित हो जाएंगे, पूरे भर जाएंगे, और ये अर्धभरित हो जाएंगे। और पूर्ण भरित और अर्धभरित दोनों ही क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। यहाँ की बात करें तो ये भाई साहब तो पूरे भरे हैं, लेकिन ये तो नहीं भरे हैं पूरे, तो स्टेबिलिटी नहीं है। और फिर वही बात कि हर कोई अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, तो ये स्टेबल हो ही नहीं पाएंगे। क्या करें अपने इलेक्ट्रॉन को? भाई ये कहीं इलेक्ट्रॉन गायब भी तो नहीं कर सकते, कहाँ चला जाएगा? इनके इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार तो हो, ठीक। तो इसलिए क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना फुलफिल हो जाते हैं, ये पूरे भर गए और ये आधे भर गए। और आधे बढ़ने के ये भी स्टेबिलिटी को गेन कर लिया, इन्होंने भी स्टेबल गेन कर लिया। कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में, सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, और ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको दो याद रखने हैं, कॉपर और क्रोमियम दोनों ही अपवाद है, बहुत अच्छे से इसको याद कर लो, ठीक।